डियर स्टूडेंट, हम पेटेंट एक्ट कर रहे थे और उसमें हमने ये कर लिया था कि किस क्या पेटेंट आइटम्स क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है, डेफिनेशंस कर ली थी हमने कि सेक्शन 2 के अंडर क्या क्या डेफिनेशन आती हैं पेटेंट के लिए एंड के पेटेंट जो है वो उसको ग्रांट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसकी इन्वेंशंस पेटेंटेबल नहीं होती हैं, ये भी किया था। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है एंड ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट्स किया था। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम करेंगे कि ग्रांट ऑफ पेटेंट्स टू बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। मींस ये वाला टॉपिक है कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए जब ग्रांट मिलती है पेटेंट को, तो वो किस सेक्शन के अंडर आता है। ये आपका 1970 एक्ट के सेक्शन 47 के अंडर आता है, सेक्शन 47। तो इसके अगर डिफरेंट सब सेक्शंस पढ़ें हम, दीज आर द सब सेक्शंस ऑफ दिस सेक्शन, तो उसमें ये सारे के सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी कंडीशंस आपको जो है वो लर्न करनी है। लेकिन इसमें मेन जो है, ये तो मैंने पूरा एक्ट ही लिख दिया है, इसमें आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताने हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस तो ये होती है कि गवर्नमेंट जो एक्ट है वो होता है, ये मतलब ये इसको अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है पेटेंट को। जैसे अगर मान लो किसी को वो पेटेंट दे रही है, मतलब कंट्रोलर जो है वो पेटेंट असाइन कर रहा है किसी को, किसी मशीन, अपरेटस, आर्टिकल, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको जब वो ग्रांट करेगी तो वो ये भी उसमें एक पॉइंट उसमें कंडीशन का लिखा होता है कि गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये उसका एक मेन पॉइंट है। फर्स्ट और सेकंड में यही है कि अगर कोई जैसे हमने पेटेंट किया था ना, वो प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए होता है। पेटेंट किसके लिए होता है? प्रोडक्ट और प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में है कि वो किसी उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, और दूसरा है कि प्रोसेस को भी। ठीक है, फॉर विच द पेटेंट इज़ ग्रांटेड मे बी यूज्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस मेयरली ऑफ इट्स ओन यूज़। ठीक है, तो हमेशा पेटेंट की बात जब होगी तो प्रोडक्ट और प्रोसेस की बात होगी। तो उसमें जो एक्ट होते हैं, एक्ट हर एक वर्ड के लिए दिए जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट के लिए भी दिया जाएगा और फिर प्रोसेस के लिए भी दिया जाएगा। आगे जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे देखना, उसमें प्रोडक्ट भी आएगा और प्रोसेस भी आएगा। तो फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट के लिए था सब पॉइंट, सॉरी, हाँ, फर्स्ट जो सब सेक्शन था वो प्रोडक्ट के लिए था और सेकंड सब सेक्शन जो है वो प्रोसेस के लिए है। दोनों में ही ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट यूज़ के लिए है वो। ठीक है, थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो ये होता है कि टीचिंग और रिसर्च के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे मैं मान लो कोई भी, जैसे मान लो पीछे मैंने एक पिक्चर यूज़ की थी सबसे पहली स्लाइड में, तो अगर कोई मुझे ये बोले कि वो तो मेरी पिक्चर क्रिएटेड की हुई है और उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसको यूज़ क्यों कर रही हूँ? टीचिंग पर्पस के लिए कर रही हूँ, समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर वो मुझे ये बोले कि ये पेटेंटेड है मेरा वर्क और इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ कहीं पे भी, ठीक है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन उस आर्ट को मैं पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये अगला पॉइंट यही बोलता है कि टीचिंग और रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए उसको या प्यूपिल्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। उस कंडीशन पे वो ग्रांट होगा पेटेंट। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट में यही है, एनी मशीन, अपरेटस और एनी आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज़ ग्रांटेड और एनी आर्टिकल मेड बाय यूज़ ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे आर्टिकल का भी आ गया और प्रोसेस का भी आ गया, दोनों का। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज़ ग्रांटेड मे बी मेड और यूज्ड एंड एनी प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेटेंट इज़ ग्रांटेड मे बी यूज्ड। मतलब प्रोसेस भी और प्रोडक्ट भी।
by the reason for the purpose merely of experimental or research, including the imparting of instructions to the pupil. ठीक हो गया। तो ये थर्ड पॉइंट टीचिंग पर्पस के लिए है, तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट यूज़ के लिए हो सकता है फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि जो ये मतलब जो भी पेटेंट ग्रांट हो रहा है वो किसको, मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इन केस ऑफ अ पेटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग, अगर मेडिसिन और ड्रग के लिए है वो पेटेंट, द मेडिसिन और ड्रग में बी इम्पोर्टेड by the government for the purpose merely of its own use or for distribution in any dispensary, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए अब इम्पोर्टेड की बात है कि उसको गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है अगर कोई ड्रग या मेडिसिन बनाई है, जैसे अभी भी ये जो कोरोना है इस बीमारी में जो ड्रग बन रही है तो उसको गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, बेशक वो किसी का भी पेटेंट होगा उस ड्रग के ऊपर। ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, मेंटेन्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और एनी अदर डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द public service that such dispensary, hospital or medical institution renders, specify in this behalf by notification in official gazettes। तो ये इन 4 कंडीशंस पे जो है वो पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है, और ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 47 के अंडर। देन नेक्स्ट आता है कि पेटेंटी के राइट्स क्या क्या होते हैं। जिसने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दी है वो हुआ पेटेंटी, कि जिसने वो डिस्कवरी या प्रोसेस की है, जिसने वो आर्टिकल या प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो हुआ पेटेंटी। तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो ये कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं, सेक्शन 48, 1970 एक्ट के सेक्शन 48 में ये राइट्स आते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर भी, और जो कंडीशन स्पेसिफाई किए हैं ना 47, उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, कि कंडीशंस तो वही हैं, पेटेंटी तो होगा लेकिन वो गवर्नमेंट यूज़, टीचिंग पर्पस और में इसमें मतलब अगर कोई जैसे मेडिसिनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, तो उस सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए द पेटेंट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल कन्फर अपॉन द पेटेंटी। तो क्या क्या राइट्स होते हैं उसके, फिर उसमें मतलब जब एक्ट लिखते हैं और उसके जो सेक्शंस लिखे जाते हैं वो इसी तरह से लिखे जाते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, है ना, एंड द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47। तो ये लॉ की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसमें लॉ की लैंग्वेज यूज़ की होती है कि किस सेक्शन के अंडर क्या क्या है और क्या 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 सब्जेक्ट टू द मैटर, है ना, कि इस सब्जेक्ट टू द मैटर दैट, मतलब इस तरह से लैंग्वेज लिखी होती है लॉ की। तो इसमें क्या क्या राइट्स हैं, राइट्स ये हैं कि वो जो पेटेंटी होता है उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है, या फिर वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटेंट इज़ द प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें पहले जो यहाँ पे क्लॉज होगा इस सेक्शन का, जो पहला क्लॉज होगा वो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट के ऊपर, और दूसरे क्लॉज में इसमें प्रोसेस के ऊपर आता है एम्फेसिस। तो ये पूरी लाइनें बाकी सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होगा कि पहला जो है वो आपका प्रोडक्ट के ऊपर बताया हुआ है और सेकंड जो है वो प्रोसेस के ऊपर बताया हुआ है। यही ध्यान रखना है, बाकी आपने लर्न करना है। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटेंट इज़ द प्रोडक्ट, द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट थर्ड पार्टीज हु डू नॉट हैव हिज कंसेंट, मतलब हिज कंसेंट मतलब पेटेंटी की कंसेंट नहीं है जिनको, फ्रॉम द एक्ट ऑफ मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल। क्योंकि हमारा जो पेटेंट होता है उसमें हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि उस पेटेंटी को किस किस चीज़ का आ जाता है, मेकिंग का आ जाता है, मतलब मेकिंग के लिए वो आगे किसी को राइट्स दे सकता है,
यूजिंग के लिए, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग के लिए दे सकता है। हमने पढ़ा था ना पिछले वाले लेक्चर में, है ना। इम्पोर्टिंग फॉर दोज पर्पसेस दैट दैट प्रोडक्ट इन इंडिया, है ना। उस प्रोडक्ट को मतलब सेल करने का या फिर उसको सेल करने का और उसको बनाने का या उसको यूज़ करने का इंडिया में, वो जो है वो थर्ड पार्टी को, जो पेटेंटी होता है वो थर्ड पार्टी को जो है वो उसका मतलब राइट है कि वो थर्ड पार्टी को दे अपने प्रोडक्ट का मैटर या नहीं दे, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को, ठीक है। वैसा ही प्रोसेस के लिए भी है कि अगर किसी ने कोई प्रोसेस का दिया हुआ है पेटेंट, तो उसके लिए भी यही एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो पेटेंटी है कि वो उस एक्ट को, उस एक्ट के तहत जो है उसको यूज़ करने का, सेल करने का, सेल ऑफरिंग फॉर सेल या सेलिंग और इम्पोर्टिंग फॉर दोज पर्पसेस द प्रोडक्ट ऑब्टेन डायरेक्टली बाय दैट प्रोसेस, है ना। उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट आया हुआ है उसको इन सब चीज़ों को करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? पेटेंटी के पास ही होता है। दिस इज़ द राइट ऑफ पेटेंटी, ठीक है। वो अपनी थर्ड पार्टी को दे सकता है ये सब चीज़ें करने के लिए। अब इसमें यहाँ पे एक और हमारे पास सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन 50। उसके अंडर जो है राइट्स ऑफ को ऑनर्स ऑफ पेटेंट्स आते हैं। को ऑनर्स कौन होते हैं? जैसे मान लो मैंने और मेरे किसी और कोई और है मेरे साथ इन्वॉल्व, जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है और थर्ड कोई और भी है जो उसकी आगे फ्रेंड है। हम तीनों ने मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया है या एक आर्टिकल बनाया है और उसको, उस आर्टिकल को के लिए हम पेटेंट चाहते हैं। तो इसमें जो है, अगर मान लो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव है, ठीक है, लेकिन मैं उन तीनों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें, दोनों का भी कंट्रीब्यूशन इसमें ले रही हूँ और ये तीनों जो हैं मिल के इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ये दो इसमें मतलब एक का मेन नाम हो जाता है और दो क्या हो जाते हैं? कोवर्कर्स हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये क्या है? कोवर्कर्स। लेकिन यहाँ पे कोवर्कर्स के राइट वो भी सेम होते हैं जो आपके पेटेंटी के राइट्स होते हैं, मतलब वो भी एक तरह से पेटेंटी ही कहे जाते हैं कोवर्कर्स जो हैं। 2 और मोर कोवर्कर्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे थोड़ा ही दिया होगा, अगर प्रोवाइडेड कि उसमें एग्रीमेंट नहीं बना है उनके बीच में कोई। देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये राइट्स आप पढ़ेंगे, 6 राइट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये राइट्स इसी तरह से आप लिखेंगे एक्ट के अंडर जो भी आए हैं यहाँ पे, है ना। इनको शॉर्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा एक्ट लिया हुआ है इसमें कि एक्ट क्या कहता है, एक्ट के सब एक्ट का जो सेक्शन है वो क्या कहता है, सेक्शन 50, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होना चाहिए कि इन दोनों, अगर मैंने इनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि मेरा इसमें मेन राइट रहेगा और तुम दोनों जो है इसमें इस तुम्हारी कंट्रीब्यूशन इसमें, मान लो मेरी 100% कंट्रीब्यूशन रहेगी और तुम्हारी जो है मैं 75 और 75% कंट्रीब्यूशन दूंगी। जैसे मान लो मेरे को 100 रुपये आते हैं, तो उसमें उसमें जो है 100 रुपीज़ का 75% मैं इनको दूंगी, है ना। और मतलब मैक्सिमम मेरे को रहेगा उसमें पार्ट, है ना। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया एक कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस का रहेगा। तो उसी तरह से अगर मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक पॉइंट में आपको ये वाला लाइन मिलेगी, अनलेस एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी इज इन फोर्स, ठीक है। तब तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ है तो इन सारों के इक्वल अनडिवाइडेड शेयर्स होते हैं,
राइट ऑफ को वर्कर कर रहे हैं ना, ये तो को वर्कर हुए मेरे, मैं वर्कर हुई और ये को वर्कर हुए। लेकिन अगर मैंने इनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया हुआ है, तब उस एग्रीमेंट के तहत जितना भी इनका शेयर होगा तब उनका शेयर होगा। अदरवाइज अगर मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट जो है वो फोर्स में नहीं है, तो इक्वल अनडिवाइडेड शेयर होगा उस पेटेंट में सबका। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलता है इसका सबसेक्शन कि वेयर द पेटेंट इज ग्रांटेड टू टू और मोर पर्सन्स, ईच ऑफ दोज पर्सन शेल be entitled to the equal undivided share in the patent unless an agreement to the contrary is in force, जब तक कि कोई एग्रीमेंट फोर्स में नहीं है। तो उसी तरह ये जो जितने भी इसमें 6 हैं आपके पॉइंट्स, तो इनको आप कर सकते हो। और इसमें सिर्फ यही चीज़ें दी हुई हैं कि इक्वल एंड अनडिवाइडेड शेयर होगा। फिर अगेन सेकंड पॉइंट में भी अनलेस एग्रीमेंट नहीं है, तो जो गारंटी है या प्रोप्राइटर है ऑफ द पेटेंट, ठीक है, तो वो है ना, जिसने किया हुआ है पेटेंट के लिए, जो गारंटी या प्रोप्राइटर हो जाते, प्रोप्राइटर क्या हुए आपके मालिक जो है पेटेंट के, तो हर एक पर्सन ही वो एंटाइटल्ड होता है उसके लिए। ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ और हिज एजेंट्स टू राइट्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 48। अब इसमें सेक्शन 48 का भी देना पड़ेगा, फॉर हिज ओन बेनिफिट विदाउट अकाउंटिंग टू द अदर पर्सन और पर्सन्स, है ना। तो इस तरह से ये सेक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, कि सब सेक्शंस भी लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगला है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 51 का भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। राइट्स ऑफ को वर्कर करने हैं, कोई चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज और एक्ट थोड़े पढ़ने जाओगे वहाँ, मतलब आपको उसको लेना थोड़े भी है पूरे के पूरे एक्ट को कि क्या है, या डिसीजन थोड़े देने हैं उसके बेस पे। आपको तो समझ आना चाहिए कि वो हैं क्या। ठीक है, तो उसमें आप देखिए, एंड टू एनी एग्रीमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है उसके बेस पे, ये एग्रीमेंट का तो रहेगा ही रहेगा इसमें। वेयर 2 और मोर पर्सन्स आर रजिस्टर्ड एज गारंटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट, है ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो गारंटी बन गए हैं और प्रोप्राइटर मालिक हैं उसके पेटेंट के, देन अ लाइसेंस अंडर द पेटेंट शैल बी ग्रांटेड एंड शेयर इन द पेटेंट शैल बी असाइंड बाय वन ऑफ सच पर्सन एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन्स, है ना। विद द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन शैल नॉट बी असाइंड बाय वन पर्सन। मतलब जैसे मान लो कोई इन तीनों में से कोई अपना शेयर, सॉरी, अपना जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया है तो उसका कुछ जो है उसको आगे सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, ठीक है, तो इन दोनों की कंसेंट के बिना वो नहीं बेच सकता है, अनलेस एनी एग्रीमेंट फोर्स में नहीं है ना। तो ये तो अंडरस्टूड सी बातें हैं जो ये अगले पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको ज़्यादा जो है समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, पर फर्स्ट पॉइंट में ही सारे पॉइंट आ जाते हैं, उसी से ही आप सारे पॉइंट समझ सकते हो। देन अगला जो है, अगेन दीज आर द राइट्स, के क्या राइट्स हैं इसमें। वेयर द पेटेंटेड आर्टिकल इज सोल्ड बाय वन ऑफ द टू और मोर पर्सन्स रजिस्टर्ड एज गारंटी और प्रोप्राइट। देखिए, ये लैंग्वेज तो सेम ही रहेगी कि यहाँ पे सोल्ड का आ गया कि अगर पेटेंटेड आर्टिकल सोल्ड कर रहा है कोई एक पर्सन, है ना, तो वो भी आगे 2 की कंसेंट के बिना नहीं कर सकता है ना। तो कंसेंट तीनों की चाहिए। ठीक है, proprietor of the patent, the purchaser and any person claiming through him shall be entitled to deal with the article in the same manner as if the article has been sold by a sole patentee। ठीक है, तो वो जो मतलब अगर
और दूसरी चीज़ इस पे एक्ट में ये भी है कि मान लो उसमें ऐसा हो जाता है कि तीनों में से जब तीनों का ही राइट पूरा पूरा है, एक तो तीनों की कंसेंट चाहिए, चलो एक एक्ट में ये बोल दिया, लेकिन तीनों की ही जब इक्वल शेयर है तो अगर एक ने भी दे दिया ना उसको वो करने का, तो वो तीनों की ही कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो एक के पास अगर एक का ही राइट हो गया तब भी तीनों का ही माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से है। और ये जो लास्ट पॉइंट है, मतलब इसी तरह से हैं ये सारे रूल्स ना, एप्लीकेबल टू द रूल्स ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू द ओनरशिप एंड डिवोल्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जनरली शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द पेटेंट एंड नथिंग इज क्लेम्ड सबसेक्शन 1 and 2 जो पीछे किया, शैल अफेक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रस्टीज और ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड देयर राइट और ऑब्लिगेशंस एज सच। मतलब ये तो एक्ट है, इसको अब बहुत ज़्यादा उसमें आपने नहीं पढ़ना है। मेन जो समझने की बात है वो यही है जो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस की है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द असाइनीज ऑफ अ पार्शियल इंटरेस्ट इन अ पेटेंट क्रिएटेड बिफोर द कमिसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट क्या, मतलब 1970 में आया था ना, इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई पेटेंट जो है एक्शन में है, ठीक है, और उसके पार्शियल इंटरेस्ट्स हैं, तो उनके ऊपर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स, है ना। तो इस सेक्शन के अंडर जो भी राइट्स आते हैं, और अगर इस सेक्शन से पहले कोई भी पेटेंट जो है वो फोर्स में है तो उस पेटेंट के ऊपर ये राइट्स जो हैं वो नहीं चलते हैं। ठीक है, नेचुरली 1970 के बाद जो आए, 1970 से पहले जो भी पेटेंट चल रहा होगा या उसके ऊपर किसी के पार्शियल इंटरेस्ट होंगे या राइट्स होंगे तो उसको थोड़े ये अफेक्ट करेगा। देन अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इन्फ्रिजमेंट ऑफ पेटेंट्स। इन्फ्रिजमेंट में मतलब इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है कि कोई किसी की दखल अंदाजी कर रहा है, मतलब दखल अंदाजी करना, है ना। तो उसमें क्या है, पेटेंट इन्फ्रिजमेंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखिए। पेटेंट इन्फ्रिजमेंट इज़ द अनऑथराइज्ड मेकिंग, ये अनऑथराइज्ड होता है, मतलब किसी दूसरे के स्फेयर में आप घुस रहे हो, है ना। पेटेंट उसने लिया हुआ है और उसमें आप इन्फ्रिजमेंट कर रहे हो, है ना, दखल अंदाजी कर रहे हो उसमें किसी भी तरह से। अनऑथराइज्ड तरीके से उसकी मेकिंग कर रहे हो, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग of any patented invention within a jurisdiction or imported into the jurisdiction of any patented invention during the term of a patent। तो इसको बोलते हैं पेटेंट इन्फ्रिजमेंट। ठीक है, पेटेंट इन्फ्रिजमेंट की ये डेफिनेशन है। ये अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है एक तरह से, है ना। उसके जो पेटेंट्स के जो आपकी उसमें आते हैं उसमें अनऑथराइज्ड तरीके से उसकी मेकिंग, यूजिंग और सेल करना, उसको पेटेंट इन्फ्रिजमेंट कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट इन्फ्रिजमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिजमेंट, इनडायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिजमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेटेंट इन्फ्रिजमेंट। तो डायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिजमेंट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्टली एनीवन हु मेक्स यूज और सेल, हु मेक्स यूजेस और सेल्स द पेटेंटेड इन्वेंशन। ठीक है, वो डायरेक्टली उसको इन्वेंशंस को, जो पेटेंटेड इन्वेंशन है उसको खुद यूज़ कर रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में पर्सन एक्टिवली एनकरेजेस अदर टू मेक, मतलब दूसरों को एनकरेज कर रहा है कि उस पेटेंटेड आइटम का यूज़ करे या उसको बेचे। और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेटेंट इन्फ्रिजमेंट क्या होता है, नोइंगली, जानते हुए, सेलिंग और सप्लाइंग एन आइटम फॉर विच द ओनली यूज इज़ इन कनेक्शन विद द पेटेंटेड इन्वेंशन, है ना। मतलब जान के ये उसको बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है उस आइटम को, जबकि उसको पता है कि वो पेटेंटेड इन्वेंशंस हैं। तो उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेटेंट इन्फ्रिजमेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट एक्ट्स अकाउंट टू इन्फ्रिजमेंट। तो कौन से एक्ट्स होते हैं जो अकाउंट करते हैं इन्फ्रिजमेंट को, तो वो है कलरेबल इमिटेशन ऑफ एन
इन्वेंशन, मतलब उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, ठीक है। उसको मतलब जैसे मान लो मैंने एक कोई भी मशीन बनाई हुई है, ये जैसे कोई भी रोबोटिक मशीन बना दी है, अब मैं उसको कलर कर दूं या उसको जो है बोलूं कि भी एक या दो चेंजेस करके उसको बोल दूं कि उसकी मैंने कलरेबल इमिटेशन की है ना, उस इन्वेंशन की, और मैं उसको उस तरह से मैं उसको बेचना शुरू कर दूं, लेकिन जो बेसिक इन्वेंशन है वो तो किसी और का पेटेंट है उसके ऊपर, है ना। तो वो एक्ट जो है वो इन्फ्रिजमेंट में आ जाता है ना। कलरेबल इमिटेशन ऑफ एन इन्वेंशन या इमैटेरियल चेंज इन द इन्वेंशन, मतलब ऐसा चेंज कर देना इन्वेंशन में जो ज़रूरी नहीं है, इमैटेरियल चेंज करना इन्वेंशन में और उसके बाद उसको बेच देना या उसको यूज़ करना, तो वो भी इन्फ्रिजमेंट में आता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट्स में यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंस का रूल आता है कि अगेन वही है कि उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ बना देना और उसको बोलना कि ये तो मेरा है और उसको बेचना शुरू कर देना, है ना। तो है तो एक्चुअली तो वो इन्वेंशन किसी और की है, उसमें थोड़े बहुत मैकेनिकल चेंजेस करके थोड़े आप उसको इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट में आते हैं, ये इक्विवेलेंस में आते हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग असेंशियल फीचर्स ऑफ द इन्वेंशन, और आप वो एक्ट भी इन्फ्रिजमेंट में आता है कि इन्वेंशन के आपने असेंशियल फीचर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट में डाल दिए हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में डाल दिए हैं और उसको आप बेच रहे हैं। फिर जो इन्वेंशन है उसका एसेंशियल फीचर आप उसमें डाल के थोड़े भी उसको बोल दोगे कि ये मेरी एसेंशियल फीचर, जैसे मान लो कोई रोबोट बनाया और उसका फीचर ये है कि वो अपनी बाजुएं जो है वो अच्छे से अपने आर्म्स को अच्छे से यूज़ कर सकता है, या इस तरह से वो उनको मरोड़ जो है फोल्ड करके जो है कोई चीज़ उठा सकता है ना। तो अगर उसी को ही आप बोल दें उसी का ही ऊपर कलर कर दें और उसको बोलें कि मेरा भी यही काम कर रहा है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसका एसेंशियल फीचर जो है वो तो पहले से ही इन्वेंशन में आया है, सॉरी, ठीक है। तो ये भी एक्ट है जो कि इन्फ्रिजमेंट में आता है। देन अगला है टॉपिक रेवोकेशन ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। तो पेटेंट्स की रेवोकेशन में रेवोकेशन कौन कौन कर सकता है? रेवोकेशन कर सकता है कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर कर सकता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और आपकी हाई कोर्ट जो है वो रेवोकेशन कर सकता है पेटेंट्स की। तो रेवोकेशन बाय द कंट्रोलर में क्या आता है कि अगर पेटेंटी खुद ही सरेंडर कर दे, व्हेन द पेटेंटी ऑफर्स टू सरेंडर द पेटेंट, ठीक है, खुद ही छोड़ दे, मतलब ये है रेवोकेशन के भी, जैसे हमने पढ़ा ना कि 20 साल के बाद वो पेटेंट जो है वो पब्लिक हो जाता है ना। तो उससे पहले भी इस चीज़ को, पेटेंट के ऊपर का अधिकार जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो वो कौन करता है? वो ख़त्म कर सकता है कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर कर सकता है कि मान लो पेटेंटी बोलता है मैंने सरेंडर कर दिया 20 साल से पहले, जब मान लो 5 साल में बोलता है कि मैंने सरेंडर कर दिया वो अपना पेटेंट, ठीक है, अब मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कई बार कोई ऐसी इन्वेंशन हो जाती है जो कि मतलब मान लो उसका उस पेटेंटी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसी इन्वेंशन की है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसको फालतू में ही साइन कर रहा है वो पेपर, है ना। कोई आ रहा है और उसको बोल रहा है कि भी इसको साइन कर दो, या उसका बहुत ज़्यादा उसमें उसको बेनिफिट नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैं सरेंडर कर देता हूँ। या अगर कई बार ऐसा भी होता है, अगर बेनिफिट हो भी रहा है तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम है, मैंने और इन्वेंशन करनी है, ये पेपर साइन करने में थोड़े मैं अपना टाइम लगाता रहूँगा, तब भी वो सरेंडर कर देता है ना।
तो कंट्रोलर जो है उसका वो पेटेंट के ऊपर का जो उसकी अधिकार है उसको वापस ले सकता है। व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई फॉर रेवोकेशन। और दूसरा कब कर होता है, कंट्रोलर कब रेवोकेट कर सकता है उसको, पेटेंट को, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी दूसरे पर्सन का के उसके लिए रेवोकेशन के लिए अप्लाई करता है। तो ग्राउंड्स क्या होते हैं रेवोकेशन के, तो ग्राउंड्स तो ये हैं कि दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन हैज़ नॉट बीन वर्कड इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो ये उसके ऊपर बोल दे कि इस पेटेंट की इन्वेंशन जो है हैज़ नॉट बीन वर्कड इन इंडिया, वो इंडिया में वर्क नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया में उसका वर्केबल होना ज़रूरी होता है ना पेटेंट के लिए, अगर इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं आप तो। दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हैज़ नॉट बीन मेंट। तो दूसरे पर्सन ने ये बोल दिया कि इस पेटेंट का कोई भी हमारे पास जो पब्लिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा नहीं कर रहा है, तो मैं अप्लाई करता हूँ कि इस पेटेंट को रेवोकेट कर दिया जाए। ठीक है, देन द पेटेंट और क्या ग्राउंड है रेवोकेशन का, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज़ नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस। तो नेचुरली अफोर्डेबल प्राइस में भी होना चाहिए। अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है और वो बोले कि मुझे जो है वो इसके ऊपर करोड़ों रुपए चाहिए, अगर इसका यूज़ करना है, करोड़ रुपए चाहिए मुझे एज अ शेयर, और कंपनी को जो इसको बनाएगी या बेचेगी तो उसको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर उसको क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है भाई इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हम इतना पैसा जो है वो कंपनी नहीं दे सकती या पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं दे सकती इस पेटेंट के ऊपर। तो ये कंट्रोलर जो है उसको उससे वापस भी ले सकता है। अगला है रेवोकेशन बाय द कंट्रोलर व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव डायरेक्शंस टू द कंट्रोलर इन केसेस रिलेटेड इन द टू द एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो ये तो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर अब वो तो है ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोलर को डायरेक्शन दे दे, और किस केस में कि ये तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो तो पेटेंटेबल होता ही नहीं है एटॉमिक एनर्जी का, तो तब भी रेवोकेशन हो सकती है। रेवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये पीछे भी हमने कर ली है, पर सेंट्रल रेवोकेशन बाय द वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को दिया और कंट्रोलर ने रेवोकेट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, तो वो कैसे करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रिवोक अ पेटेंट, रेवोकेशन रिवोक से ही वर्ड से आया हुआ है ना, रिवोक अ पेटेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में वो दे देगी कि इस पेटेंट को हमने रिवोक कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट अ पेटेंट और अ मोड इन विच द पेटेंट इज एक्सरसाइज्ड इज मिस्चीवियस टू द स्टेट, है ना, स्टेट के लिए ये मिस्चीवियस है ये। और दूसरा कि जनरली प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक, है ना, तो प्रीजुडिशियल है पब्लिक के लिए। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिवोक कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट राइट होता है कि उसको रिवोक कर ले। देन नेक्स्ट आ जाता है रिवोकेशन बाय हाई कोर्ट। कई केसेस चले हुए हैं पेटेंट के ऊपर, है ना, तो वो हाई कोर्ट भी बोल सकता है कि इसको रिवोक कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट में रिवोक द पेटेंट ऑन द ग्राउंड्स एज हैज़ बीन मैंशनड अंडर द एक्ट, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं, यहाँ पे ये 3 ग्राउंड दिए हुए हैं, ऐसे हैं तो बहुत सारे ग्राउंड्स, पर इसके ऊपर कर सकता है सब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट इज़ नॉट एन इन्वेंशन। एक हाई कोर्ट बोल सकता है कि ये तो इन्वेंशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पेटेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए उसमें, और वो इन्वेंशन होनी चाहिए। और दूसरा इन्वेंशन इज़ नॉट न्यू, वही जो मैंने अभी बोला नोवेलिटी पे, है ना, कि नोवेल होनी चाहिए इन्वेंशन, एंड इन्वेंशन इज़ नॉट यूज़फुल। तीसरा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमने एक स्लाइड की थी देखिए पीछे, उसमें हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में की थी ये हमने कि इन्वेंशन जो है ये जो पेटेंट जो ग्रांट होता है, एक तो नोवेलिटी होनी चाहिए उसमें, यूज़फुल होना चाहिए, न्यू एंड यूज़फुल होना चाहिए, इन्वेंटिवनेस होनी चाहिए उसमें। तो ये 3 जो हैं वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी इन्वेंशन जो तभी जो है इन्वेंशन को पेटेंट मिलता है
है ना। तो ये हमने पहले कर लिया है पिछले लेक्चर में। देन दीज आर द, ये हमने अभी पढ़े रेवोकेशन ऑफ पेटेंट। तो कौन कौन कर सकता है? रेवोकेशन बाय हाई कोर्ट, रेवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेवोकेशन बाय द कंट्रोलर, 3 कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हम लाइसेंस पे लेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।